आरएसएस ने उड़ता तीर ले लिया है, सरकार को महंगा पड़ रहा है। पीएफआई पर बैन ने सरकार को उल्टा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे ही पीएफआई पर बैन लगा, देश के तमाम लोग जो नियम कानून संविधान में भरोसा रखते हैं उनको लगने लगा कि ये भी एक हिंदू मुस्लिम की साजिश है। ठीक वैसे ही सोचिए, पहले जब कांग्रेस थी तो महीन जातिवाद था, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का तब भी दुरुपयोग था, लेकिन तब लोगों को लगता था कि जिसके खिलाफ सीबीआई इनकम टैक्स ईडी जांच कर रही है वो दरअसल भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ज़्यादातर गैर सवर्ण पार्टी और गैर सवर्ण नेताओं के खिलाफ इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल करती थी, जैसे लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव। लेकिन मोदी जी का शुक्रिया, इन्होंने सब कुछ साफ साफ कर दिया। चाहे जाति का मसला हो साफ साफ, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का मसला हो साफ साफ, टीवी अखबार का मसला हो साफ साफ, तो सब हमाम में नंगे हैं। लेकिन पीएफआई बैन से सबसे ज्यादा नुकसान आरएसएस को हो रहा है। कैसे, बताएंगे वीडियो में आगे। और किस तरह से इस देश के तमाम सवर्ण पत्रकार आरएसएस के साथ हैं, वो आरएसएस के समर्थक हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, सब खुल खुल के सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों का एक संगठन है। सरकार का कहना है कि ये इनके पास से ऐसा साहित्य मिला है, जांच एजेंसियों का कहना है, जिससे ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे और हिंदू धर्म से एससी एसटी ओबीसी को अलग करना चाहते थे। ये सरकार का कहना है। विदेश से पैसा लेते थे, मदरसा चलाते थे, इनका टेरर लिंक है। इसके बाद बहस शुरू हो गई। पीएफआई को जब बैन किया गया और मीडिया वालों को टास्क दे दिया गया कि तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं से पूछो पीएफआई पर बैन। सबसे पहले लालू यादव दिल्ली में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने माइक लगा दिया। सबसे बड़ी गलती हो गई, लालू यादव ने मोर्चा खोल दिया। कहा कि अगर पीएफआई पर बैन लगता है तो अच्छी बात है, उन तमाम संगठनों पर जिस पर आतंकवाद का आरोप है उनको बैन कर दिया जाए, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू बाहिनी हो, चाहे वो आरएसएस हो। क्यों? क्योंकि उस समय के जिस तरह से अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ठीक उसी तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने कहा था कि आरएसएस का आतंकी कनेक्शन है। अभी हाल ही के दिनों में एक आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता ने कहा कि आरएसएस में बम बनाया सिखाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा, किस तरह से उन पर केस दर्ज हुआ था। मैं आरोपी कह रहा हूं, मैं दोषी नहीं कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। एक पत्रकार के तौर पे आपकी विश्वसनीयता कायम रहनी चाहिए, जो इस पूरे मामले में खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा उसके बाद क्या था, लालू यादव ने जैसी लाइन लिया, तमाम इस देश के विपक्षी दलों ने उस लाइन को पकड़ लिया। नतीजा यह है कि 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में आरएसएस की रैली होने वाली थी, पथ संचलन होना था। पेरियार की धरती, बहुजन नेता डीएमके के करुणानिधि जी के लड़के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैन लगा दिया है, परमिशन ही नहीं दिया। मतलब स्टालिन ने साफ साफ लाइन लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, लगातार आपको वीडियो दिखाऊंगा। तमिलनाडु में एससी एसटी ओबीसी के बगैर राजनीति ही नहीं हो सकती है। पर्चा लिखा रहता है एससी ओबीसी माइनॉरिटी जनरल। तो आरएसएस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सोचिए किस तरह से पीएफआई के बैन ने आरएसएस को सकते में डाल दिया है। तमाम आरएसएस की हिस्ट्री सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस पर 3 बार बैन लगा है। एक बार सरदार पटेल ने लगाया था जब वो गृह मंत्री थे, दूसरी बार इंदिरा गांधी ने लगाया और तीसरी बार बाबरी मस्जिद गिरने के बाद लगा था। तीनों बार उन पर से बैन वापस भी लिया गया है। लेकिन सोचिए कैसे लोग ने साफ साफ आरएसएस के बारे में, जो लोग थे, सोचिए हम लोग क्या कहते थे कि टीवी अखबार आरएसएस का प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रवक्ता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घरों में 2 बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार। और ये बात सच साबित हो गया है। सबसे ज्यादा सवर्ण पत्रकार, सवर्ण हिंदू पत्रकार जो है, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो, चाहे वो अभिषेक आनंद हो, सब दिन भर शो चला रहे हैं कि भैया पीएफआई से आरएसएस की तुलना मत कीजिए, आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। ये एंकर को कौन कह दिया सर्टिफिकेट देने के लिए? क्या मैं पीएफआई को सर्टिफिकेट दे रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं सरकार जांच कर रही है, जांच होने दीजिए।
कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट दोषी मानेगी, हम भी दोषी कहेंगे। ये तो सरकार का आरोप है, अभी जांच एजेंसियों का आरोप है। लेकिन टीवी अखबार वाले क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, वही विपक्ष जो है वो हमलावर है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो रोक ही लगा दी है। तो आरएसएस पर बैन करने की मांग बढ़ती जा रही है। और इस पूरे प्रकरण में आरएसएस जो सत्ता में है, जो अभी सबसे शबाब पर है, आरएसएस 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, अपने सबसे शबाब पर है आरएसएस। और नतीजा यह है कि आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। सोचिए, 4 और 5 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर नागपुर में लाखों लोग जमा होते हैं धम्म दीक्षा पर, जहां बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। वही नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और बामन मेश्राम ने कहा है कि 6 अक्टूबर को सरकार परमिशन दे न दे, पुलिस परमिशन दे न दे, हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम आरएसएस दफ्तर का घेराव करेंगे। तो एक साफ है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सबसे बड़ा संगठन बाम सेफ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम हैं, और उनके दर्जनों संगठन हैं, छात्र संगठन है, मुस्लिम संगठन है, माइनॉरिटी संगठन है, वो तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। और 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है नागपुर घेराव में, जिसमें आरएसएस दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तो सोचिए, इस पूरे मामले से किसको नुकसान हो रहा है। पीएफआई बैन ने आरएसएस के जिन को फिर से जगा दिया है। और तमाम लोग बंच ऑफ थॉट से लेकर गोलवरकर से लेकर और सावरकर तक सवाल पूछ रहे हैं, और आरएसएस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो एक बात तो साफ है कि सरकार जो सोच रही थी कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फायदा होगा, नुकसान होता दिख रहा है। और सोचिए कि अब लोग समझने लगे हैं कि मुस्लिमों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और उसी का नतीजा है पीएफआई का बैन। एक परसेप्शन बन गया है, जैसे अभी जिस नेता के यहाँ इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ जाए, लोग उसको ईमानदार मानने लगते हैं, कि लोगों को लगता है कि ये बीजेपी से लड़ रहा है। तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता इस दौर में खतरे में है, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है और जनता ये समझ रही है। और उसकी वजह क्या है? टीवी अखबार को मोर्चा पर लगाने के बावजूद, चूंकि सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, और लोग अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, इसलिए सरकार की कोशिश है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। यूट्यूब चैनल खत्म किए जा रहे हैं, स्ट्राइक दिया जा रहा है, रीच घटाया जा रहा है, लेकिन कहाँ तक रोक पाइएगा? क्या यूट्यूब अपना बिजनेस भारत से समेट लेगा? क्या ट्विटर अपना बिजनेस भारत से समेट लेगा? क्या फेसबुक अपना भारत से बिजनेस समेट लेगा? और अगर बिजनेस नहीं समेटता है तो क्या सिर्फ बीजेपी आरएसएस के समर्थक ही वहाँ रहेंगे? इस देश में जो आबादी है, 90% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आबादी है, जो बहुजन आंदोलन से सहमति रखती है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपना बिजनेस तो नहीं समेटने जा रही है, और जब उनका बिजनेस चलेगा तो विपक्ष भी उस पर सक्रिय होगा। तो सोचिए कि पीएफआई बैन ने फिलहाल सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान होता दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा सवाल अब लोग आरएसएस पर उठा रहे हैं। लेकिन एक विडंबना देखिए, एक भी मुस्लिम पत्रकार जो है वो पीएफआई के समर्थन में नहीं आया है। इसका मतलब है कि भारत का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब का सम्मान करती है। और उन पर जब आरोप लगता है तो वो जांच का सामना करते हैं। वो चाहते हैं कि जांच हो, मतलब वो डेमोक्रेसी, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। एक भी मुसलमान ने कहा कि पीएफआई सही है, कह रहे कि ठीक है, बैन लगा है, उसकी जांच हो। लेकिन सोचिए, अगर यही बैन आरएसएस पर लगता तो धरना, प्रदर्शन, जुलूस सब होने लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं, यही है जातिवाद, यही है मनुवाद, यही है ब्राह्मणवाद। आप पर आरोप भी लगा दे तो आप सड़कों पर निकल जाते हैं, और दूसरे को आप जेल में डाल देते हैं तो भी नहीं निकलता है। और एक अच्छी खबर है कि शर्जील इमाम को जमानत मिल गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तुम कत्ल करो तो कुछ नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। ये बुज़दिली है उन लोगों का जो सवाल पूछना नहीं जानते हैं। और इस देश की मीडिया बेनकाब हो चुकी है, टीवी अखबार बेनकाब हो चुका है। और आज मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अब हम लोग मान गए हैं कि टीवी मीडिया गोदी मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या पीएफआई पर बैन से सरकार को फायदा हो रहा है
या आरएसएस को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? और क्या एक बार फिर से तमाम संवैधानिक संस्थाओं और सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है? लोगों की राय है कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करने की एक नई कोशिश है पीएफआई पर बैन। आखिर पीएफआई पर बैन तो उन तमाम संगठनों पर क्यों नहीं जो हिंसा फैलाते हैं, जिनके रैलियों से हिंसा होती है, तलवार भांजते हैं, बंदूकें उठाते हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।